नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा हो रही है, तो उसके सेकंड पेपर यानी ज्ञान एवं पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम से संबंधित प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रयोजनवाद देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रेगमाटिज्म कहा जाता है। प्रयोजनवाद को हम अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद आदि नामों से भी पुकारते हैं। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो किसी प्रागनुभूत अथवा पूर्ण सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती, यानी कि यह ऐसी दर्शन शास्त्र की विचारधारा है, शाखा है, जो किसी भी पहले से बनी हुई चीज़ को सत्य स्वीकार नहीं करती। यह किसी चिरस्थायी सत्य को स्वीकार नहीं करती, वरन यह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य को परिभाषित करने का समर्थन देती है। यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन होता जाता है और जो प्रतिमान या जो रूल नियम कानून बनाए जाते हैं, वह कहीं न कहीं जो एक धारणा बनाई जाती है, किसी के प्रति नए आविष्कार होने से उसमें परिवर्तन होता है, तो उद्देश्य भी बदलते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार जो मानव के लाभ को और मानवता को आगे ले जाए, इस तरह के अगर पहले से विद्यमान विचारधारा उसके हिसाब से उसके अनुसार नहीं ढलती है, तो यह मान के चलिए कि उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है और उसे सुधार किया जाए। इस तरह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य को परिभाषित करने का समर्थन प्रयोगवाद देता है। इसे अंग्रेजी में प्रेगमाटिज्म कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द प्रेगमाटिकॉस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहीं से बनेगा कि प्रयोजनवादी विचारधारा दर्शन शास्त्र की कैसी विचारधारा है। अगर ऑप्शन एक आंसर बार बार देता है कि सत्य मानव निर्मित है, यह किस दार्शनिक विचारधारा का विश्वास है, तो वह प्रयोजनवाद है। और प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रेगमाटिज्म कहते हैं। यह किस भाषा के शब्द से बना है? प्रेगमाटिज्म जो अंग्रेजी भाषा का है, वह ग्रीक भाषा के शब्द प्रेगमाटिकॉज शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है व्यवहारिक क्रिया या व्यवहार्य। अर्थात इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी मूल्य, विचार, क्रिया या सिद्धांत जिसे हम स्वीकार करना चाहते हैं, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है तो वह स्वीकार्य है, अन्यथा नहीं। यानी कि प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि कोई भी मूल्य, विचार, क्रिया या सिद्धांत जिसे हम स्वीकार करते हैं, यदि वह हमारे लिए उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है तो ठीक है, स्वीकार करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं स्वीकार करेंगे। इसके प्रतिपादकों में सबसे प्रमुख नाम जो आता है जॉन डीवी का आता है। जिस जॉन डीवी के विषय में आप जानते हैं कि उनकी पुस्तक, ये अमेरिकन दार्शनिक थे, इनकी जो विचारधारा प्रयोजनवाद से जुड़ी हुई है, इनकी ये जुड़े हुए हैं। और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी पुस्तक है। आप परिभाषा भी देखे थे कि जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, वही जॉन डीवी हैं। और इन्होंने शिक्षा में नवीन ज्ञान की क्रांति को जन्म दिया। जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं, वरन साधन है। विचार मस्तिष्क की क्रिया मात्र है। मानव मस्तिष्क उन क्रियाओं को चलाने के लिए साधन मात्र हैं। उनकी यह विचारधारा साधनवाद के नाम से भी जानी जाती है। इसी संदर्भ में जो विलियम जेम्स के अनुसार, विलियम जेम्स ने परिभाषित करते हुए प्रेगमाटिज्म यानी प्रयोजनवाद को, जिसे फलकवाद भी कहा जाता है, जिसे उपयोगितावाद के नाम से भी लोग स्वीकार करते हैं, इन्होंने परिभाषित किया है कि विलियम जेम्स लिखे हैं कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। यानी विलियम जेम्स ने बताने का प्रयास किया है कि प्रयोजनवाद जो है, यह मानव मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण दोनों है।
और यह विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है और यह अंतिम रूप में वास्तविकता का भी सिद्धांत है। यहाँ की जो वास्तविक है उसी को स्वीकार करता है। रोजन के अनुसार, रोजन ने परिभाषित करते हुए प्रयोजनवाद के विषय में लिखा है, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस कारण सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर आइए विचार करें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप समझ लेंगे तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कर लेंगे। तो इसका जो पहला जो है प्रमुख सिद्धांत है, परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी। जैसा कि इसके अर्थ और परिभाषा से ही स्पष्ट है कि यह जो पहले से परंपरा और मान्यता व्याप्त है, प्रचलन में है, उसका यह विरोधी है। लेकिन यह मत आप समझे कि विरोध करता है उसका, कि एकदम आमूल चूल नहीं। उसका विरोध करता है कि जो आस्थाएं बदलती रहती हैं, मानव जैसे जैसे प्रगति करता है आगे जाता है, और जो परंपराएं और मान्यताएं विरोधी हैं, मान्यताएं हैं जो समाज के अनुसार समयानुकूल परिवर्तन को नहीं कर पाती हैं, ऐसे परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद निर्धारित आस्था का विरोधी है। प्रकृतिवाद प्रकृति के अस्तित्व में विश्वास रखना अथवा आदर्शवाद द्वारा एक चिरस्थायी सत्य को स्वीकार नहीं करता। यहाँ विचारों के स्थान पर क्रिया को स्थान देता है। वह मानता है कि वास्तविकता एक निर्माणशील प्रक्रिया है और उसके संबंध में हम किसी भी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकते। इस प्रकार यह परंपरा और पहले से मानदंडों का विरोधी है। यह वही प्रथा और प्रचलन को समर्थन देता है जो कि मानव के लिए उपयोगी हो और जो वास्तविक हो। आइए, दूसरा प्रमुख सिद्धांत है शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार। शाश्वत मूल्य का बहिष्कार यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मानव के आवश्यकता उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। इसी अनुरूप पहले से शाश्वत मूल्यों का यह बहिष्कार करता है और यह मानता है कि मूल्य तो मानव की व्यक्तिगत व सामाजिक घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जो सदैव परिवर्तनशील होते हैं। वे मानते हैं कि विश्व गतिशील है और मूल्य भी गतिशील है। वास्तव में मूल्यों का निर्माण तो व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। जैसे कि भारतीय सभ्यता का उदाहरण लें तो अपने यहाँ शाश्वत मूल्यों में एक मूल्य था, जैसे सती प्रथा, यानी पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जला देना पुण्य का काम है, सती होना पुण्य का काम है। जबकि इस ऐसे शाश्वत मूल्य एक समय हमारे यहाँ प्रचलित थे, लेकिन समय के साथ जैसे परिवर्तन हुआ, उन मूल्य आज के दृष्टिकोण से देखें तो वे कितने गलत थे। इसी तरह से यह उन शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार की बात प्रयोजनवाद करता है जो कि मानवता के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मानव जीवन परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए यह कहीं न कहीं प्रयोजनवाद आगे बढ़ते हुए नजर आता है, सफलता प्राप्त करते हुए नजर आता है, तो वह शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार है। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विचार क्रिया के अधीन है। प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। वह यह भी मानता है कि कोई विचार तभी सार्थक है जब हम उसे क्रिया रूप में हस्तांतरित कर सकें या परिवर्तित कर सकें। वास्तव में देखें तो क्रिया ही विचारों को अर्थ प्रदान करती है और उसका महत्व निर्धारित करती है। यानी कि प्रयोजनवादियों का यह मानना है कि जो क्रिया है वही सर्वोच्च है, क्योंकि ऐसे विचारों का क्या जिसका कोई क्रिया न कर पाए, उसको व्यवहारिक रूप न दिया जा सके और जिससे मानव को लाभ न हो, जिससे मानवता को लाभ न हो। इस तरह से ये लोग क्रिया को सर्वोच्च स्थान देते हैं। और अगला सिद्धांत इनका है चौथा, किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास न होना। या लोग किसी भी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता। वह मानता है कि ईश्वर मिथ्या है। आत्मा के अस्तित्व को वह मानता अवश्य है, किंतु उसे क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करता है। उसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज ही है, यानी कि सर्वोच्च सत्ता में विश्वास न रखते हुए समाज को सर्वोच्च सत्ता देता है। अगला जो इसका प्रमुख सिद्धांत है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल। प्रयोजनवादी उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं को मान्यता देते हैं
जो सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। यदि कोई सिद्धांत हमारे उद्देश्यों का पूरक व लाभप्रद है तो वह हमारे लिए ठीक है, यदि हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो वह ठीक नहीं है। तो उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। छठा है व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल। प्रयोजनवादी व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में देखता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष पर अधिकांशतः चर्चा करता है। यह मानता है कि व्यक्ति में सामाजिक कुशलता का विकास किया जाए, यानी कि यह व्यक्ति के सामाजिक पहलू पर, सामाजिक जीवन पर अधिक बल देता है प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद के अगला सिद्धांत है मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। प्रयोजनवादी ये कहते हैं कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है और मनुष्य को विचार व क्रिया करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके माध्यम से मनुष्य समस्याओं को समझने और उनका हल ढूंढने का प्रयास करता है और अंततः स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। तो ये प्रयोजनवादियों के सिद्धांत में मनुष्य को एक मनोशारीरिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। आइए आठवां देखें, इसका जो प्रमुख सिद्धांत है बहुत्ववादी विचारधारा। प्रयोजनवाद यह मानता है कि इस संसार की रचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है और इन तत्वों के मध्य क्रिया चलती रहती है। इस कारण प्रयोजनवाद के अनुसार यह संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। मनुष्य इस संसार का सृजनशील प्राणी है, अतः मनुष्य भी सदैव क्रियाशील रहता है। तो इस प्रकार प्रयोजनवादी बहुतत्ववादी विचारधारा है। अगला इसका सिद्धांत है दर्शन शिक्षा का सिद्धांत। प्रयोजनवाद यह मानता है कि शैक्षिक अभ्यासों के फलस्वरूप ही दर्शन का जन्म होता है। जॉन डीवी ने इस संबंध में कहा है कि सामान्य रूप में दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि किसने कहा सामान्य रूप में दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है? तो जॉन डीवी ने कहा है। और जॉन डीवी से संबंधित मेरी ऑब्जेक्टिव वीडियो जो बनाया हूँ इसके पहले MCQ मॉडल में, उसमें आप देख लेंगे। वास्तव में दर्शन द्वारा निर्धारित सिद्धांत ही सत्य एवं व्यवहार्य हैं, यानी कि दर्शन द्वारा जो निर्धारित सिद्धांत हैं वही सत्य एवं व्यवहार के योग्य हैं। अब आइए देखते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षा दर्शन। प्रयोजनवाद दर्शन को भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। प्रयोजनवादी कहता है कि जब दर्शन गलत प्रश्नों द्वारा प्रारंभ होता है तो यह अस्पष्ट हो जाता है। प्रश्नों की भाषा उत्तर की भाषा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि मनस और पुद्गल में अंतर नहीं है। मनस मूलतः मुद्गलजन्य है। मानव मन की स्वउद्देश्य व्यवस्था ही बुद्धि है। बुद्धि व्यवहारिक है, अतः बुद्धि और मनस यानी मन को चरम सत्ता की देन समझना भूल है। मानसिक प्रक्रियाएं मूल रूप में व्यवहारिक जगत से संबंधित हैं। व्यवहारिकतावादी प्रयोजनवादी दर्शन को शिक्षा का उद्भूत बताता है। जगत में शैक्षिक प्रक्रिया चलती रहती है। शैक्षिक प्रक्रिया के समय जो समस्याएं आती हैं और उन पर जब चिंतन किया जाता है तब दर्शन का उदय होता है। दर्शन का कार्य केवल यही नहीं कि जन्म मरण पुद्गल आदि विषय में कोरी कल्पना करते रहे, उसका कार्य है कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान ढूंढे और शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा उठाए गए प्रश्नों के व्यवहारिक हल ढूंढे। यानी कि जो प्रयोजनवादियों का शिक्षा दर्शन है वह यह बता रहे हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जब शिक्षा की प्रक्रिया में समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए चिंतन होता है तो दर्शन की उत्पत्ति होती है। और दर्शन शिक्षा के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है और दर्शन शिक्षा के समस्या को दूर कर उसे व्यवहारिकता और उत्पादक बनाने में योगदान देता है। जैसा कि यहाँ है कि दर्शन का कार्य केवल जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं है कि को क्या जन्म कैसे होता, मरण क्या है, क्या आत्मा क्या परमात्मा है, वह बातों में कोरी कल्पना करता रहे, ऐसा नहीं है। दर्शन का कार्य यह है कि जो मानव जीवन में जो व्यवहारिक रूप में समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करना, उसका समाधान ढूंढना शिक्षा दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह प्रयोजनवादियों का शिक्षा दर्शन है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि प्रयोजनवाद एवं शिक्षा। तो प्रयोजनवाद एवं शिक्षा जैसा कि आप पहले से ही इसे देख चुके हैं
कि प्रयोजनवादी व्यवहारिकता उपयोगिता को महत्व देते हैं, तो इनके अनुसार शिक्षा जो है वह व्यवहारिकतावादी सत्य एवं मूल्य तो मनुष्य द्वारा निर्मित है मानती है। अतः प्रयोजनवादी दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया की योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र सत्य और मूल्य का निर्माण कर सके। परिस्थितियां ही मूल्य का निर्माण कर देती हैं। मनुष्य तो केवल अनुकूल साधन अपनाकर आगे बढ़ता है, उसके पास कोई बना बनाया सत्य नहीं होता। शिक्षा का कार्य निश्चित सत्य देना नहीं, वरन ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें बालक स्वमेव सत्यान्वेषण की ओर बढ़ सके। सत्य परिवर्तित होता है, अतः बालक में क्षमता होनी चाहिए कि वह कल्याणकारी सत्य को पहचान सके। प्रयोजनवादी शिक्षा में व्यक्ति और समाज दोनों को ध्यान में रखा जाता है। यह दर्शन सामाजिक प्रगति की उपेक्षा नहीं करता। सामाजिक दक्षता को इसने अपनी शिक्षा योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रयोजनवाद के आइए रूप पे देखें, यदि प्रयोजनवादी शिक्षा देखें तो प्रयोजनवादी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान के लिए कार्य करती है और इन दोनों के उत्थान से सामाजिक प्रगति आगे बढ़ती है। और सामाजिक दक्षता को प्रयोजनवादी अपने शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अब इसके रूप पे देखें तो इसके रूप जो हैं यहाँ पे देखिए, प्रयोजनवाद दिया है अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद। जो पहला प्रयोजनवाद का संप्रदाय है अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद, इसके जो जनक हैं पियर्स महोदय हैं। दूसरा है अनुभववाद, या जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है, ये पहला है अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद, इसके पियर्स हैं जनक। अनुभववाद या फलानुमेय प्रमाण्यवाद, इसके विलियम जेम्स महोदय हैं। और तीसरा जो है कारणवाद या पुनर्रचनावाद, इसके जॉन डीवी हैं। और प्रयोजनवाद के किलपैट्रिक हैं। और इन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो नीचे दिया हुआ है। पियर्स का जो है जैसे कि सत्य संबंधी सभी अभिधारणाएं अस्थायी और परिवर्तनशील हैं तथा उनके अर्थ बदलते रहते हैं। सत्य को पूर्वानुभूत या पूर्व सिद्ध अधिकारों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जबकि विलियम जेम्स का जो है उनका विचार है कि विचारों का प्रयोजन मानवीय रुचियों की संतुष्टि है। विचार अनुभव अंतर्निहित है, सत्य भी अनुभाषित है जो क्रिया में प्रस्फुटित होता है। ये विलियम जेम्स का है। जबकि डीवी महोदय ने जो कहा है, डीवी महोदय ने पुनर्रचनावाद के अंतर्गत माना है कि विचार मस्तिष्क की क्रिया मात्र है और मस्तिष्क क्रियाओं को चलाने का कारण मात्र है। नैतिक मूल्यों की पुनर्रचना होती है। यानी डीवी बता रहे हैं कि मूल्य जो है नैतिक मूल्यों की रचना अपने अनुसार समय के अनुसार मानव के उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पुनर्रचित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। और किलपैट्रिक जो योजना पद्धति के जनक भी हैं, उनका विचार है मानवीय अनुभवों की प्रमुख उपलब्धि नैतिक मूल्य हैं। दर्शन जीवन के संघर्षात्मक मूल्यों का समीक्षात्मक अध्ययन है। यानी कि किलपैट्रिक महोदय बता रहे हैं कि मानव जो अनुभव करता है और उसका जो प्रमुख उपलब्धि नैतिक मूल्य है। दर्शन जीवन के संघर्षात्मक, यानी कि मानव जीवन में जो संघर्ष हैं उन मूल्यों का और उन संघर्ष से स्वरूप जो मूल्य निर्धारित होते हैं या पहले से मूल्य निर्धारित हैं वो कहाँ तक सफल हो रहे हैं समस्याओं को सॉल्व करने में, उसका समीक्षा कर उसका मूल्यांकन करता है। यह किलपैट्रिक का योजना पद्धति है, ये परियोजना पद्धति है। और इसी के बाद जो प्रयोजनवाद के 4 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, इनके 4 शाखा यहाँ पे दिया हुआ है। मानववादी प्रयोजनवाद, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, नाम रूपवादी प्रयोजनवाद और जैविकी प्रयोजनवाद। यहाँ पे इसकी 4 शाखाएं सिद्धांत प्रमुख हैं। प्रयोजनवाद के 4 हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रयोजनवाद के 4 प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। अब वह सिद्धांत जो थे इसके पहले आप देखे हैं 8-9 सिद्धांत देखे हैं, वो उसके मूल सिद्धांत हैं सभी को मिलाकर प्रयोजनवाद का। और इसमें जो 4 शाखाएं हो गई ये सिद्धांतों को लेकर, उसमें पहला मानववादी प्रयोजनवाद, फिर प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, नाम रूपवादी प्रयोजनवाद और जैविकी प्रयोजनवाद है। तो आप कंफ्यूजन में न रहिएगा। मानववादी प्रयोजनवाद इसके अनुसार वही सत्य है जिसके द्वारा
द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। इसके समर्थक हैं जेम्स शीलर, इस विचारधारा के समर्थक थे। और इस विचारधारा में मानव के अंदर सामाजिक भावना का विकास अधिक किया जाता है, यानी कि सामाजिक भावना पर विशेष दृष्टि दी जाती है। दूसरा जो प्रमुख है वह है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। यह वाद केवल उस सत्य को मानता है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके अनुसार प्रयोग द्वारा वस्तु के कार्यकलाप भी सही ढंग से संचालित होते हैं। अब दूसरा जो प्रयोगवादी प्रयोजनवाद है, यह बात केवल उस सत्य को मानता है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके अनुसार प्रयोग द्वारा वस्तु के कार्यकलाप भी सही ढंग से संचालित होते हैं, यानी कि प्रयोगवादी प्रयोजनवाद उस सत्य को मानता है जिसे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सके। यानी कि अगर हमारे मस्तिष्क में है कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो हम शिक्षक बन जाएं, यह प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के अंतर्गत है कि जिसे हम क्रिया के रूप में प्रदर्शित कर सकें। यह प्रयोगवादी प्रयोजनवादियों का विचार है। और नाम रूपवादी प्रयोजनवाद शाखा यह विश्वास करती है कि प्रयोग के समय ही प्रयोगकर्ता को प्रयोग के भावी परिणामों का आभास होने लगता है। ये परिणाम सदैव वास्तविक होते हैं, यानी कि यह शाखा विश्वास करती है कि प्रयोग के समय ही जब प्रयोग किया जाता है तभी प्रयोगकर्ता को प्रयोग का भावी परिणाम का आभास होने लगता है कि क्या होने वाला है, और ये परिणाम सदैव वास्तविक होते हैं। और तीसरा जो और चौथा जो है जैविकी प्रयोजनवाद, यह मनुष्य की शक्ति पर बल देते हैं, जिनके द्वारा वह स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेता है और आवश्यकता अनुसार अपने वातावरण को बदल लेता है। यह मनुष्य को मनोदैहिक प्राणी मानते हैं, जैसे कि सिद्धांतों में हम लोग देखे ही हैं। तो जैविकी प्रयोजनवाद मनुष्य की शक्ति पर बल देता है और यह कहता है कि मनुष्य के अंदर वो शक्तियाँ विद्यमान हैं जिससे वह वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाकर अनुकूलन बना लेता है और अपने आवश्यकता अनुसार पर्यावरण को भी बदल लेता है। इसलिए ये मनुष्य को मनोदैहिक प्राणी मानते हैं। और ऐसा है भी, ठंड पड़ती है तो ठंड से बचने के लिए मानव ने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आग जलाना और कपड़े पहनना, ऊनेल कपड़े पहनना, इस तरह का जो आवश्यकता अनुसार अपने को भी और पर्यावरण को बदल लेता है, एसी का आविष्कार हुआ। इस तरह से जितने यंत्रवत होते जा रहे हैं आविष्कार, ये मानव कहीं न कहीं प्रकृति से संघर्ष कर और उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें अगर प्रकृति से बहुत अधिक छेड़छाड़ करता है तब यह समझ लीजिए कि यह मानवता के लिए, मानव सभ्यता के लिए भी खतरा का कारण बन सकता है। अब आइए देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कार्य। यह एक व्यवहारिक व अद्वितीय दर्शन है जिसमें प्रकृतिवाद व आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं को समन्वित करने का प्रयास किया है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यवहारिक व अद्वितीय दर्शन है और यह ऐसा दर्शन है जो प्रकृतिवाद व आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं को समन्वित करने का भी प्रयास करता है। जैसा कि पहला है मानव कल्याण। मानव कल्याण इसका पहल प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का पहला प्रमुख कार्य है, जो वह है आपका मानव कल्याण। और दूसरा है सामाजिक जीवन हेतु शिक्षा। तीसरा है वातावरण में बालक को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। और बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो भी प्रयोजनवादियों का प्रमुख शिक्षा का कार्य है। और प्रक्रिया प्रधान शिक्षा, यानी कि जिसमें क्रिया को महत्व दिया जाए, वो भी अर्थपूर्ण क्रिया को, तो यह ऐसी विचारधारा की शिक्षा देना चाहते हैं प्रयोजनवादी। और बुनियादी शिल्पों का महत्व, यानी कि बुनियादी शिल्पों का भी महत्व देते हैं कि जो इस संस्कृति में, आधुनिक संस्कृति में वह स्वीकार करने योग्य हो, जो कि बुनियादी जो मानव अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त किया है उसको भी वह उसका भी प्रतिनिधि बनकर कार्य करे। और अगला जो रखे हैं 7वें नंबर पर, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयोजनवादियों का यह था कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो शिक्षा को निरंतरता पे विश्वास रखते हैं। अब आइए
प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करें तो प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य में अर्थ क्रियावाद में साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं है। आज जो साध्य है कल वही साधन हो सकता है। वे मानते हैं कि किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य उसी प्रक्रिया में निहित है, अतः शिक्षा का उद्देश्य बाहर से नहीं हो सकता, यह शिक्षण प्रक्रिया में निहित है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न रेखाचित्र से समझाया गया है। आप देखें इसकी शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शैक्षिक व सामाजिक मूल्यों का विकास, और सामाजिक मूल्यों के विकास के बाद अनुभवों का पुनर्संगठन होगा। उसके बाद सामाजिक कुशलता यानी कि सामाजिक दक्षता में वृद्धि होगी। और नागरिक सामाजिक दक्षता में कुशलता कैसे आएगी, तो नागरिकता की भावना और औद्योगिक दक्षता जब आएगी तब इस तरह से इस जो चार्ट है इसे देख लें। अगर आपसे पूछता है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तो आप इसको इस प्रकार से बनाकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी मान्यता है कि उद्देश्य व विशिष्ट लक्ष्य हैं जो तत्कालीन समस्या का निराकरण करता है। अर्थ क्रियावादियों के शिक्षा के उद्देश्य को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। गतिशील व लचीले मस्तिष्क का निर्माण, यानी कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए जो गतिशील व लचीले मस्तिष्क का निर्माण पर बल देते हैं। दूसरा है अनुभवों का पुनर्गठन व पुनर्रचना करने पर बल देते हैं। और तीसरा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास यानी चतुर्मुखी विकास पर बल देते हैं। और इसके साथ साथ आप पढ़ ही चुके हैं सामाजिक कुशलता का विकास और लोकतांत्रिक आदर्शों के विकास पर, और मूल्यों एवं आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास, कि मानव या बालक इस योग्य बने कि वह मूल्य और आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता विकसित कर सके और परिस्थिति अनुसार अपने मूल्यों और आदर्शों को निर्धारित कर सकें। आइए अब प्रयोजनवाद और शिक्षा का पाठ्यक्रम पर विचार करें। तो प्रयोजनवादी यह मानते थे कि ज्ञान को महत्व उतना न देकर अनुभव को महत्व देते थे, कि अनुभव जो होगा वह व्यवहारिकता से हो प्राप्त होगा और जिसका व्यक्ति को अधिगम तीव्र गति से होगा। अतः इनकी परिकल्पना भी पाठ्यक्रम को ज्ञान केंद्रित न मानकर अनुभव केंद्रित मानती हैं। ये मानते हैं कि सभी प्रकार के ज्ञान अनुभव द्वारा अर्जित किए जाते हैं, यानी यह कहीं न कहीं इंद्रिय जन्य ज्ञान पर भी बल देते हैं। जॉन डीवी का मानना था कि ज्ञान और संस्कृति का विकास मानवीय प्रमुख क्रियाओं के अनुसरण द्वारा हुआ है। मानव जाति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनवरत रूप से प्रयत्न करना पड़ा है। इसी अनवरत श्रम और संघर्ष के फलस्वरूप ज्ञान का विकास हुआ। भाषा तथा दर्शन, साहित्य एवं ललित कलाओं आदि का विकास हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि डीवी कल्चर इपोक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। साथ ही वह यह भी मानता है कि सामाजिक अनुभवों से समृद्ध जातीय प्रवृत्तियाँ विद्यालयी पाठ्यक्रम की प्रमुख क्रियाएं होनी चाहिए, जिनके माध्यम से बालक की जिन समाज अपेक्षित रुचियों को अभिव्यक्ति मिलेगी वह है विनिमय, जिज्ञासा, निर्माण तथा कलात्मकता। तो कहीं न कहीं अनुभवों से समृद्धता की बात करता है। जॉन डीवी का मानना था कि पढ़ने लिखने और गणित से उनके पाठ्यक्रम का आरंभ नहीं करना चाहिए, अपितु परिवार में होने वाली परिचित क्रियाओं से कराना चाहिए, जैसे गृह निर्माण, वस्त्र निर्माण, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गृह निर्माण, वस्त्र निर्माण, भोजन आदि प्रवृत्तियों में बालक को लगाया जाता है। इन कार्यों को सुचारू रूप से करने में परोक्ष रूप से सामाजिक विनिमय के विभिन्न तत्वों के संपर्क में बालक आता है। यानी कि डीवी का यह मानना था कि बच्चे को सिर्फ रटा देने से वह व्यवहारिक नहीं बनेगा, बल्कि उसको निर्माण कार्य में लगा दिया जाए। तो जब निर्माण में वह अपना वर्कशॉप की तरह है कि वह खुद कार्य को करना सीखेगा तो वह अस्थायी अधिगम होगा और वह सामाजिक परिवेश के साथ आएगा। यहाँ आगे बताया गया है अर्थ क्रियावादी विचारधारा ने पाठ्यक्रम निर्माण के निम्न सिद्धांत बताए हैं। जो सिद्धांत यहाँ पे बताए हैं वे हैं उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, अनुभव केंद्रित, रुचिशीलता और समन्वय। यह 5 प्रमुख सिद्धांत है।
पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताए हैं प्रयोजनवादियों ने। तो आप लोग इसे तैयार रखेंगे कि प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के 5 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। पहला उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा क्रिया का सिद्धांत, तीसरा अनुभव केंद्रित सिद्धांत और चौथा है रूपशीलता का सिद्धांत और पांचवा है समन्वय का सिद्धांत। अब यहाँ उपयोगिता का सिद्धांत को व्याख्या दी गई है कि बालक को वही या मानव के लिए या बालक के लिए वही सिद्धांत पढ़ाया जाए, वही किया जाए जो उसके लिए उपयोगी हो और जिससे वह क्रियाशील बन सके और अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करे और उसके रुचि के अनुरूप हो और वह समाज में समन्वय बनाने के योग्य हो। तो यह दिया हुआ है। और यहाँ क्रिया का सिद्धांत में दिए हैं ये बौद्धिक, समजन्य, कलात्मक 3 प्रकार की क्रियाएं बताए हैं। बौद्धिक क्रियाओं के अंतर्गत आप शिक्षक वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग आएगा। श्रमजन्य यानी जो कार्य करने वर्कर से संबंधित, और कलात्मक जो कि अभिनय से संबंधित है। प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कोई अंतर नहीं करता, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है ज्ञान का मार्ग है जो कि सैद्धांतिक रूप है, लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो व्यवहारिकता को ली हुई है। तो यह प्रयोजनवाद उस पाठ्यक्रम को नहीं मानता है जिसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं सम्मिलित न हो, यानी कि जो व्यवहारिकता के धरातल पर न कसा जाए, ऐसे पाठ्यक्रम को विरोध करते हैं। अनुभव केंद्रित और रुचिशीलताएं जानी गए हैं। यहाँ रुचियाँ बताया है कि कलात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। रुचियाँ हैं तो बातचीत करना, खोज करना। यहाँ पे 4 रुचियाँ बताई गई। जॉन डीवी के अनुसार बालक की कितनी सहज रुचियाँ बताई गई हैं, तो 4। कौन कौन? कलात्मक कार्य करना, रचनात्मक कार्य करना, बातचीत करना, खोज करना। इसके आधार पर पाठ्यक्रम में लिखने, पढ़ने, गिनने व हस्तकला को स्थान देना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत है कि ज्ञान का वह समग्र रूप से स्वीकार करते हैं, परंतु विभिन्न विषयों का खंडन व विरोध करते हैं। समस्त ज्ञान को एक इकाई के रूप में स्वीकारते हैं। वह मानते हैं कि ज्ञान के समस्त विषयों में संबंध होना चाहिए, और सही भी है, क्योंकि यदि एक तरफा हो जाए, जैसे कि धार्मिक संप्रदायों में होता है कि वह अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म की बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते, जिसके वजह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अगर वह सबके विषय में जाने, सभी धर्मों के अच्छाइयों को देखें और बुराइयों को देखें और आपस में मिल बैठकर अच्छाइयों को स्वीकार कर लें और बुराइयों को दूर कर दें, तो यह संसार में जो सुख की कल्पना है और जो धरती पर स्वर्ग लाने की कल्पना है, वह अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। तो कहीं न कहीं प्रयोजनवादी इसमें समन्वय का सिद्धांत जोड़कर ये विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा प्रयोजनवाद को सबसे ऊपर उठाते हैं। आइए प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि देखें। प्रयोजनवादियों का शिक्षण विधि में बहुत अधिक देन है और प्रकृतिवादियों जैसा ही है। जॉन डीवी का मानना था कि विचार क्रिया के उप उत्पाद्य हैं। उनके अनुसार शून्य में कोई चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन शक्ति को उद्दीप्त करने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। वह हर्बर्ट के इस विचार को नहीं मानते कि संवेद्य ज्ञान के संचय तथा वर्गीकरण से विचार विकसित होते हैं। वे आदर्शवादियों की ध्यान विधि को भी चिंतन के लिए आवश्यक मानते हैं। यानी कहीं न कहीं प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद में समन्वय की भी बात किया है। आगे बताते हैं कि विचार प्रक्रिया को अनुभव की पुनर्रचना के लिए प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रयुक्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना आवश्यक है। डीवी ने इसे प्रयोग विधि या वैज्ञानिक विधि का नाम दिया है। शिक्षा में प्रयुक्त होने पर इस विधि को समस्या समाधान विधि और प्रोजेक्ट विधि के नाम से जाना जाता है। इसके रूप में विकसित किया गया है और यह पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा की है, तो वह है प्रयोजनवाद की। और प्रयोजनवाद के किस विद्वान की है, तो किलपैट्रिक की है। और आइए वैज्ञानिक विधि जो है परियोजना मेथड, समस्या समाधान के नाम विधि के नाम से भी जाना जाता है। 5 चरण बताए हैं। कौन कौन? तो समस्या की चेतना, समस्या तत्वों का विश्लेषण, फिर परिकल्पना, परिकल्पना परीक्षण और मूल्यांकन। यानी कि जो समस्या है उसकी जागरूकता, उसके प्रति समस्या को दूर करने के लिए चेतना होना, और उस समस्या क्या है, कैसे है, क्या कारण है, उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण के बाद उसका समस्या का समाधान करने के लिए परिकल्पना का निर्माण करना कि इस प्रकार से समस्या दूर किया जा सकता है। और उसके बाद उस परिकल्पना का परीक्षण किए करते हैं कि परीक्षा उस
परिकल्पना जो बनाई गई है वह परीक्षण यानी कि उसका परीक्षण होता है कि कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यह वैज्ञानिक विधि प्रोजेक्ट मेथड के 5 चरण हैं। आइए आगे इसके संबंध में प्रयोजनवादी मानते हैं कि शिक्षण विधि जो भी हो उसका संबंध बालक के वास्तविक जीवन से हो। विधियों की रचना व चयन जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षण विधि के प्रयोग के संबंध में इन्होंने निम्न विचार या सिद्धांत दिए हैं। यानी कहीं न कहीं यह देखने में आ रहा है कि प्रयोजनवादी शिक्षण विधि में कहते हैं जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग करें आप उसका संबंध बालक के वास्तविक जीवन से हो। यह सत्य भी है, अगर बालक के वास्तविक जीवन से नहीं होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ पिंजड़े के बंदर की तरह हो जाएगा। और अगर देखा जाए यथार्थ में आज देखा जाए अगर तो जो एक प्रशासन और शासन और जो विद्यार्थी बढ़े हैं आगे गए हैं समस्याओं को समाधान करना जिनका उद्देश्य था, लेकिन वह वास्तविक जीवन से न संबंध होकर वह कहीं न कहीं ऐसे सामाजिक और ऐसे कुरीतियों में जकड़ लिए गए हैं जो कि समाज का उत्थान से विचलित हो चुके हैं। इसीलिए शिक्षण विधि में प्रयोजनवादी बार बार ये बल देते हैं कि विधियां वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए और करके सीखना या अनुभव द्वारा सीखना जो प्रयोजनवाद का भी है और यहाँ पर इन्होंने माना है। और सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत कि एक तरफ से प्रारंभ कर उसको अच्छी तरीके से बताया जाए और सभी विषयों का ज्ञान कराया जाए। और सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत यानी सीखने का उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत दिए कि सीखना जो है उद्देश्यपूर्ण हो, सीखने के बाद किसी न किसी उद्देश्यों की पूर्ति हो। और प्रत्यक्ष ज्ञान का सिद्धांत देते हैं कि ज्ञान जो प्रत्यक्ष हो जिसको व्यवहारिक रूप में देखा जा सके समझा जा सके। तो ये प्रमुख प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों के विषय में सिद्धांत था। तो ये 5 था, इसे आप तैयार रखिए। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया हुआ है। प्रयोजनवादी विचारक किलपैट्रिक ने योजना विधि का आविष्कार किया जिसके निम्न सोपान हैं। यहाँ ऊपर अभी आप देखें हैं वैज्ञानिक विधि जिसे समस्या समाधान विधि के नाम से जाना जाता है, इसमें कुछ सुधार कर किलपैट्रिक ने जो अपनी योजना पद्धति का आविष्कार किया उसमें उन्होंने अपना निम्न सोपान दिए हैं। पहला है योजना का चयन, समस्या अनुभूति, समस्या हेतु परिस्थिति निर्माण। ये समस्या योजना चयन का है कि समस्या क्या है उसको जानकारी हो, उसके समाधान की परिस्थिति का निर्माण किया जाए। फिर अगला चरण बताए हैं योजना के लक्ष्यों का निर्धारण कि योजना के लक्ष्यों के निर्धारण कैसे किया जाए। तो विषय ज्ञान की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से। अगला है योजना बनाना यानी संपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी करना। और अगला स्टेप है योजना का क्रियान्वयन यानी योजना अनुसार कार्य करना, योजना अनुसार अध्ययन करना। और लास्ट में मूल्यांकन कि लक्ष्य की दृष्टि से समीक्षा संपूर्ण दृष्टिकोण देना कि जो लक्ष्य बनाया गया था उसका समीक्षा किया जाए पूर्णता की दृष्टिकोण से। जो मूल्यांकन आएगा उसके आधार पर फिर जो उसमें जो पहले से बनाई गई योजना है उसमें हम सुधार कर सकते हैं कि कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार देखने में आ रहा है कि जो योजना पद्धति है यह जो आप बीएड प्रथम सेमेस्टर हुआ है इसमें भी इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो आपके असाइनमेंट का कार्य है वह कहीं न कहीं योजना पद्धति से ही संबंधित है। और प्रोजेक्ट में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना अनिवार्य नहीं है, नहीं यह आवश्यक है कि प्रोजेक्ट सामूहिक हो। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट के अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। इन्होंने यह नहीं बताया है कि सिर्फ क्रियात्मक पक्ष ही हो, ऐसा नहीं है। और न ही यह भी आवश्यक है कि प्रोजेक्ट सामूहिक हो। प्रोजेक्ट देने के लिए अनेक प्रकार का वर्णन दिए हैं। जैसे पहला बताया है बाह्य क्रियात्मक प्रोजेक्ट, जैसे बाहरी गतिविधियों में है पेड़ पौधे लगाना। दूसरे नंबर पर रखे हैं कलात्मक और सौंदर्यात्मक प्रोजेक्ट यानी कि संगीत अभ्यास से संबंधित जिससे कलात्मक और सौंदर्य की अनुभूति हो बच्चे के अंदर। और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट यानी रासायनिक या रसायन गुणों का परीक्षण। और ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट यानी कि पहाड़े याद कराना इत्यादि इन्होंने रखा है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थक्रियावादी विधि ज्ञान प्राप्ति की आगमन विधि जो हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित निगमन विधि से कुछ भिन्नता रखती है। आगमन विधि में छात्र द्वारा स्वयं
प्रयत्न ज्ञान द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, जबकि निगमन विधि में ज्ञान शिक्षक देता है। हर्बर्ट एवं ड्यूवी द्वारा प्रतिपादित पाठ्य योजना के सोपानों के बारे में यहाँ बताया गया है। ड्यूवी का जो आगमन है विधि है, इसमें क्रिया है, समस्या है, प्रदत्तों का संकलन है, परिकल्पना निर्माण है, परीक्षण या मूल्यांकन है। और निगमन विधि का जो हर्बर्ट ने प्रतिपादन किया था, इसमें तैयारी है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सिद्धांत निरूपण है और उपयोग व अभ्यास है। तो दोनों ही प्रणालियों में बालक की सहज रुचि पर आग्रह है, तथापि दोनों प्रणालियों में अनेक अंतर भी है। जैसे निगमन में शिक्षक सक्रियता और छात्र सक्रियता अंत में उभरती है, जबकि आगमन में संपूर्ण प्रक्रिया में छात्र सक्रिय रूप में भाग लेता है। यानी कि कहीं न कहीं योजना पद्धति और आगमन पद्धति इस पर जोर देती है कि संपूर्ण प्रक्रिया में जो छात्र है या बालक है वह सक्रिय बना रहे। आइए शिक्षक संकल्पना के विषय में देखते हैं, प्रयोजनवादियों का शिक्षक संकल्पना क्या है। तो प्रयोजनवादी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, किंतु वह प्रकृतिवाद की तरह शिक्षक के महत्व और अस्तित्व को कम नहीं करता। उसका मत है कि शिक्षक को छात्र की रुचियों और क्रियाओं को प्रेरित करने हेतु उनके समक्ष उचित समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए। उनके विचार से शिक्षक के प्रमुख 3 उत्तरदायित्व बताए गए हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रश्न बन सकता है कि प्रयोजनवादी शिक्षक संकल्पना के कितने प्रमुख दायित्व दिए हैं। तो 3 दिए हैं, इन तीनों के बारे में दिया हुआ है, देख लें। पहला दिया है, अनुभव के लिए सामाजिक परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत करना अध्यापक का और शिक्षक का प्रमुख गुण है। बालक की क्षमता के अनुसार आसानी से अल्प समय में शैक्षिक अनुभव अर्जित किए जा सके। उदाहरण के लिए बताए हैं, केंद्र व राज्य शासन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा नहीं सीख सकता। अतः सामाजिक अनुभव को विद्यालय सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि यह बताए हैं कि बालकों को उचित अधिगम के लिए सामाजिक परिस्थितियों को सरल रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और दूसरा बताए हैं, शिक्षक का प्रमुख कार्य है कि अनुभव की सभी परिस्थितियां शिक्षक व आदर्श नहीं होती। वास्तविक जगत में वाणिज्य का सामाजिक अनुभव यदि प्राप्त किया जाए तो क्रय विक्रय, लाभ हानि आदि के साथ कालाबाजारी, कम तोलना, मिलावट आदि के अशैक्षिक तथा अवांछनीय अनुभव भी मिलेंगे। शिक्षक का कार्य सामाजिक अनुभवों को आदर्श और शैक्षिक अनुभवों के रूप में प्रस्तुत करना है। यानी कि शिक्षक का कार्य है कि यह जो बुराइयां हैं इन्हें दूर करने के लिए उसे अनुभव और आदर्श शैक्षिक अनुभवों के रूप में प्रस्तुत करें कि इससे लाभ है, ये हानि है, इसका विश्लेषण करें छात्रों के सम्मुख, जिससे बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें। और तीसरा बताया है कि वास्तविक जगत में अनुभव संतुलित रूप में नहीं मिल पाते हैं। किसी परिस्थिति का अनुभव और किसी का अत्यंत न्यून, किसी का अधिक और न्यून मिलने की आशंका बनी रहती है। शिक्षक का कार्य है सामाजिक अनुभवों को संतुलित रूप में प्रस्तुत करना है। यदि संक्षेप में यहाँ नीचे दिया हुआ है रेखाचित्र के माध्यम से कि शिक्षक के कार्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की आवश्यकताओं और योग्यता का ज्ञान होना चाहिए और वह इन आवश्यकताओं और योग्यताओं को विकसित करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति और योग्यताओं का ज्ञान कराने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करता है, जिससे कि बालक की आवश्यकता की पूर्ति होती है और बालक की क्षमताओं का विकास होता है। छात्र से संबंधित संकल्पना जो दी गई है वह दी गई है अर्थक्रियावाद के अनुसार। छात्र अनुभव का केंद्र है। यदि वह अनुभव करने में सक्षम है तो उसकी शिक्षा अक्षम है, यदि तो उसकी शिक्षा संभव नहीं हो सकती। अर्थक्रियावादी अनुभव का सीमा को इंद्रिय अनुभव से जोड़ आगे ले जाकर सामाजिक अनुभव तक लाकर छोड़ देता है। यानी प्रयोजनवादी यह मानता है कि व्यक्तिकता भी महत्वपूर्ण है और व्यक्तिकरण को जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है। और प्रयोजनवादी छात्र के व्यक्तित्व का एक प्रमुख पक्ष शरीर को मानते हैं और विद्यार्थी सक्रिय अनुभव प्राप्त करने वाली अंगी मानते हैं। निष्क्रिय रूप में बाह्य जगत से प्रभाव ग्रहण करने वाला नहीं, अपितु अनुभव के प्रवाह में सक्रिय रूप से गोता लगाने वाला दर्शन जो है वो प्रयोजनवादी है। और प्रयोजनवादी छात्र अनुभव के
प्रवाह में सक्रिय रूप से गोता लगाने वाला बालक है। बालक का अस्तित्व केवल आंगिक या शारीरिक न होकर मनोवैज्ञानिक भी है। बालक की सहज प्रवृत्तियाँ, उसकी रुचियाँ, क्षमता और आदतों में निहित होती है, अतः उसकी सहज प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए। यानी कहीं न कहीं प्रयोजनवादी प्रकृतिवादियों के करके सीखने और बाल केंद्रित शिक्षा के पक्ष में हैं, और प्रयोजनवादी यह भी मानते हैं कि व्यक्ति का समाज के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। सामाजिक क्रियाएं, संस्कार, व्यवहार के तरीके आदि के द्वारा बालक मानवीय बनता है, अतः इसके लिए भाषा अध्ययन पर भी ये महत्वपूर्ण जोर दिए हैं। जॉन डीवी मानते हैं कि बालक की वास्तविक शिक्षा तब होती है जब सामाजिक परिस्थितियों की चुनौती के कारण उसकी शक्तियाँ उद्दीप्त होती हैं। आरंभ में उसकी शक्तियाँ अविकसित होती हैं, और जैसे जैसे वह समाज व सामाजिक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उसका समाजीकरण होता है और उसका विकास होने लगता है। और अनुशासन की संकल्पना के विषय में प्रयोजनवादी जो हैं वो 4 प्रमुख संकल्पना प्रस्तुत किए हैं। पहला है शिक्षार्थी जिसे अनुशासन में रखना है। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन आवश्यक है, और सामाजिक वातावरण जिसमें अनुशासन रखा जाता है, और अनुशासन स्वयं तथा उसका बाह्य नियंत्रणों से संबंध। इस प्रकार यदि देखा जाए, सब मिला जुला कर ये जो बताया गया है, इसका मूल्यांकन यदि किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अर्थक्रियावाद, नाम जो अर्थक्रियावाद है वह प्रयोजनवाद का ही एक नाम है, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज न होइएगा। तो यह प्रयोजनवाद ने शिक्षा में एक नई क्रांति को जन्म दिया है, कक्षा के समग्र वातावरण में नया रूप दिया है। प्रयोजनवादी क्रिया से जुड़ी वस्तुओं पर अधिक अवलोकन करता है, जिस कारण अध्ययन की प्रणाली व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, पुस्तक पठन आदि तक सीमित न रही, बल्कि साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग, पत्र व्यवहार आदि विविध उदाहरण का अंग बन गई। यानी कि प्रयोजनवादियों ने व्यवहारिकता पर, उपयोगिता पर अधिक बल दिया है। अर्थक्रियावाद ने यानी कि प्रयोजनवाद ने वैज्ञानिक विधि को शिक्षा में स्थापित किया। वैज्ञानिक विधि शिक्षा की विभिन्न विधियों के रूप में स्थापित हुई तथा समस्या विधि, प्रोजेक्ट विधि इत्यादि आई। यह विधि एक और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने वाली है तथा वैज्ञानिक युग के अनुरूप है, तो दूसरी ओर यह लोकतांत्रिक विधि है जो लोकतंत्र के लिए बालकों को तैयार करती है। योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना तथा अंततः मूल्यांकन लोकतांत्रिक जीवन की निशानी है। यह प्रमुख है कि जो प्रयोजनवाद है यह कहीं न कहीं मानव कल्याण के लिए उपयोगितावाद को, समन्वयवाद को, रुचिपूर्णता को, क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण स्थान देने वाला दर्शन है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, और यह सीमाएं यह है कि यह शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा करके शैक्षिक उद्देश्यों को निम्न स्तर पर ला देते हैं। इसमें बालक के क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है और सैद्धांतिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है। यह कोमल शिक्षा प्रणाली के कारण बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार नहीं करता। उपयुक्त आलोचना है कि अगर इनकी कमियां दिखा जाए तो प्रमुख कमी अगर पूछ दे परीक्षा में कि प्रयोजनवादियों की प्रमुख कमियां हैं, तो जो है जो शाश्वत मूल्यों या परंपराओं का उपेक्षा करना। और इसकी आलोचना के बाद भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप, और आप स्वीकार भी करें कि आज के युग में प्रयोजनवाद का शिक्षा पर जितना विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है उतना किसी अन्य दर्शन का नहीं। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के तत्व डीवी के प्रयोजनवाद से प्रभावित है, जिसका एक नाम अर्थक्रियावाद है। तो मित्रों, जहाँ तक संभव हुआ कम समय में कम सारगर्भित शब्दों के माध्यम से मैं प्रयास किया हूँ कि प्रयोजनवाद आपको समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या PDF ले बनाकर आप इसे समझ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जल्दी में मैं कोशिश किया हूँ कि पेपर से पहले आपको कुछ कंटेंट दे दें। तो आज इतना ही। इसके बाद यथार्थवाद पर भी जल्द से जल्द विचार किया जाएगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको 1-2 वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और बता भी चुका हूं आपके ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित पहले के 4 वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।